जैसा कि पुलिस का मोटो है, ध्येय वाक्य है कि आम जन में विश्वास और अपराधियों में भय, तो ये मोटो हमें बहुत प्रेरणा प्रदान करता है कि पुलिस है तभी आम जन सुरक्षित है, तभी अपराध पर अंकुश है, अपराध पर नियंत्रण है। तो यहाँ पे जितने भी विद्यार्थी युद्ध प्रत्यक्ष क्लास ज्वाइन करने वाले हैं, भारतीय जो पुलिस सेवा है या राजस्थान पुलिस सेवा है उसमें जाना चाह रहे हैं, तो वो केवल एक जॉब नहीं प्राप्त कर रहे हैं, केवल एक रोजगार के लिए नहीं जा रहे हैं, बल्कि एक राष्ट्र सेवा के लिए जा रहे हैं। क्योंकि समाज में लॉ एंड ऑर्डर की कंडीशन को, सिचुएशन को मेंटेन करना सबसे प्रमुख दायित्व होता है। उसके बिना कुछ भी नहीं चल सकता, ना बिजनेस चल सकता है, ना शिक्षा हो सकती है, ना चिकित्सा हो सकती है। जब तक लॉ एंड ऑर्डर नहीं होगा, शांति नहीं होगी, तब तक समाज में कोई भी गतिविधि संचालित नहीं हो सकती है। तो आप सब लोग जो पुलिस में आना चाहते हैं या आ चुके हैं, तो आप सभी लोग बहुत ही सम्मान के पात्र हैं। कुछ ही साल पहले मैं भी आप ही की जगह यहाँ पे सामने के पंक्तियों में बैठा करता था और बहुत सारे सेमिनार्स अटेंड करने जाते थे, बहुत सारे वक्ता आते थे। तो वहाँ पे सबसे मुख्य जो हमारा उद्देश्य होता था, वो उद्देश्य ये होता था कि वक्ता जो चीज़ें हमें बताते हैं उसको बहुत ध्यानपूर्वक हमें सुनना है। जैसे आदरणीय विपिन जी भाई साहब ने कहा कि हमें सबसे पहले भारत को जानना है। भारत को जाने बिना हम भारत के लिए बहुत बड़ा कुछ नहीं कर सकते। तो अपने देश को, अपने समाज को जानना बहुत ज़रूरी है। जब तक हम समाज को नहीं जानेंगे, राष्ट्र को नहीं जानेंगे, तो हम राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका को अच्छे से अदा नहीं कर पाएंगे। और युवा का अगर उल्टा देखें तो वायु होता है, हमारे अंदर वेग होता है, हमारे अंदर एक जोश होता है, जुनून होता है। तो उस जुनून को सही दिशा में ले जाना आज के समय में सबसे बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ हो गई है। आज इतने ज़्यादा हम कहें कि सोशल मीडिया हो या फिर बहुत सारे अन्य जितने भी जो युवाओं को भटकाने वाले माध्यम हैं, वो आजकल बहुत हावी है। युवाओं में नशे की प्रवृत्ति बढ़ रही है। लेकिन हमें केवल और केवल शिक्षा पे ध्यान देना है, क्योंकि परसों ही हमने अम्बेडकर जयंती मनाई और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने एक बहुत ही मार्के की बात कही थी। उन्होंने कहा था कि शिक्षा शेरनी का दूध है, शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। और अभी जो 21वीं शताब्दी है वो भारत के दहाड़ने की शताब्दी है। भारत को विश्व गुरु बनाना है तो सबसे प्रमुख दायित्व है युवाओं का। युवा अगर उत्साह के साथ, उमंग के साथ, जोश के साथ आगे बढ़ेंगे, अपना कार्य करेंगे, तो निश्चित रूप से भारत को 2047 तक हम न केवल विकसित राष्ट्र बना पाएंगे बल्कि विश्व गुरु भी बना पाएंगे। अब युवाओं का आज के समय में एक बहुत कॉमन चीज़ देखने को मिलती है कि वो है डिप्रेशन, एंजाइटी, उस प्रकार की चीज़ें बहुत देखने को मिलती है। युवा बहुत ज़्यादा पढ़ाई से डाइवर्ट हो जाते हैं। तो वहाँ पे एक काव्य पंक्ति मेरे दिमाग में याद आती है कि परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, अरे जमी से क्या आसमान देखता है। कि वास्तव में हमारी जो शक्ति है, उस शक्ति का समाज के लिए जब प्रयोग नहीं करेंगे तब तक हमारा कोई महत्व नहीं है। आपने रामायण पढ़ी होगी, रामायण सीरियल भी देखा होगा। वहाँ पे एक प्रसंग आता है कि समुद्र को लांघ के माता सीता जी का पता लगाने कौन जाएंगे। हनुमान जी के अंदर वो शक्ति थी, लेकिन उनको वो पता नहीं था कि उनके अंदर ये शक्ति मौजूद है। तो उन्हें उनकी शक्ति से परिचित करवाने के लिए जामवंत जी को उन्हें समझाना पड़ता है। तो जो कोचिंग क्लासेज होती है, जैसे युद्ध प्रत्यक्ष क्लास है, तो ये हमेशा जामवंत जी का रोल हम सभी विद्यार्थियों के जीवन में निभाते हैं। हमारे अंदर अपार शक्तियाँ मौजूद हैं, लेकिन उन शक्तियों को हम कई बार जान ही नहीं पाते, हम प्रयास ही नहीं कर पाते, हम कोशिश ही नहीं करते। और जब तक कोशिश नहीं करते तब तक हमें परिणाम नहीं मिलते। तो जो हमारे गुरुजन हैं, हमारे अध्यापक हैं, वो हमें बताते हैं कि हमारे अंदर अपार शक्तियाँ हैं, ज़रूरत है तो बस कमिटमेंट की, डेडिकेशन की। डेडिकेशन के साथ अगर हम मेहनत करेंगे आगे, तो निश्चित रूप से हम अपने समस्त मुकाम हासिल कर सकते हैं। एक मुझे पंक्ति याद आती है कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। दिक्कत कहाँ है कि हम कोशिश ही नहीं करते। कोशिश करेंगे तो निश्चित रूप से हमें सफलता मिलेगी, और बिना कोशिश किए कभी जय जयकार नहीं होती।
मेहनत करनी पड़ेगी, प्रयास करना पड़ेगा, रात रात भर पढ़ना पड़ेगा और अपने परिवारजनों से दूर रह के, जैसे कहा जाता है कि विद्यार्थी के 5 लक्षण होते हैं, काक चेष्टा बको ध्यानम अल्प निद्रा तथैव च। तो काक की जैसी हमारी चेष्टा होनी चाहिए, हम बहुत ज़्यादा तेज दिमाग के साथ अपनी जितनी भी गतिविधियाँ है वो हमें करनी है। बको ध्यानम, जैसे बगुले का ध्यान होता है वैसे हमारा ध्यान होना चाहिए। ऐसे नहीं कि हम बिल्कुल एकदम आलसी हो गए, एकदम सोते ही रह गए, और जब हमारे जागने का समय था और उस समय हम केवल और केवल सोशल मीडिया हो गया या इस प्रकार की अन्य जितनी भी गतिविधियाँ हैं उन्हीं में संलिप्त रहे और समय निकल गया, उसके बाद हम लोग जागृत हो गए। और कहा जाता है कि टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन, समय एक बार बीत गया तो बीत गया, उसके बाद समय वापस लौट के नहीं आता। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट विद्यार्थी जीवन में जो चीज़ है वो है समय। हमें समय का सदुपयोग करना होगा, समय को जानना होगा और उस समय में हम अधिक से अधिक कितना कर पाते हैं। मैं खुद जब ग्रेजुएशन टाइम में था तो मुझे भी लगता था कि अभी बहुत समय है और आराम से पढ़ लेंगे, लेकिन जब हम ऐसे सेमिनार्स में जाते थे, बहुत सारे जो प्रबुद्ध वक्ता हमें बताते थे कि समय बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। फिर मैंने भी तैयारी की, जैसे आप जो पुलिस सेवा में जाने के लिए सब लोग इच्छुक हैं, तो मैंने भी जो पुलिस का सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम होता है वो एग्ज़ाम मैंने दिया था, उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया था। उसके बाद फिर और एग्ज़ाम दिया, जैसे जो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम होता है कॉलेज में, जो व्याख्याता होते हैं उसका एग्ज़ाम दिया, उसमें चयन हो गया। फिर मन आया कि भारतीय जो सिविल सेवा है, जिसको आम बोलचाल में हम आईएएस की परीक्षा बोलते हैं, तो उस परीक्षा में बैठने का विचार आया, लेकिन डर लग रहा था कि हम लोग जिस पृष्ठभूमि से आते हैं, मैं जैसलमेर का रहने वाला हूँ, आप लोग तो उदयपुर में हो, उदयपुर में तो बहुत सारी सुविधाएं मौजूद है, बहुत अच्छी अच्छी स्कूल्स हैं, जैसलमेर में इतनी सुविधाएं नहीं है। तो मन में कहीं ना कहीं डर था कि आईएएस का एग्ज़ाम भारत का सबसे टफ एग्ज़ाम होता है, वहाँ पे प्रतिवर्ष 10 से 12 लाख विद्यार्थी फॉर्म भरते हैं, एग्ज़ाम देते हैं और लास्ट में सिलेक्शन होता है 1000 का। 10 लाख से आपको 1000 के अंदर आना है, तो मन में बहुत डर रहता है। तो उस डर को दूर किया मेरे गुरुजनों ने, मेरे अध्यापकों ने। उन्होंने बताया कि बस आपको कोशिश करनी है, फल है वो ईश्वर पे छोड़ देना है, ईश्वर निश्चित रूप से आपको अच्छा फल ही प्रदान करेंगे। गीता में एक श्लोक आता है कि कर्मण्यवादी कारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतु धूमा ते संगो असक्त कर्मणि, कि आप कर्म करते रहो, फल की चिंता छोड़ दो। जब आप एकदम निष्काम कर्म की राह पर चल पड़ते हैं तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। ये चीज़ें हमें कौन बताते हैं? ये हमें गुरुजन बताते हैं, हमारे अध्यापक बताते हैं। आपके लिए जैसे युग क्लासेज है, वो आपको ये चीज़ बताएगी कि आपको करना क्या है। विद्यार्थी जीवन में हमें निष्काम कर्म के रास्ते पे चलना होता है। जैसे गीता में एक और श्लोक आता है कि दुखेषु द्विग्न मनः, दुखेषु द्विग्न मनः सुखेषु विगत स्पृह वीत राग भय क्रोधः स्थित धी मुनि उच्यते। तो एक विद्यार्थी भी एक मुनि के समान होता है, उसको ना तो सुख से ना दुख से किसी भी स्थिति से घबराना नहीं चाहिए, उसको स्थित प्रज्ञ होकर अपनी तैयारी करनी चाहिए। और जब हम स्थित प्रज्ञ होकर अपनी तैयारी करेंगे तब हम वही बन पाएंगे जो दिनकर जी ने रश्मिरथी में कहा था कि वसुधा का नेता कौन हुआ, वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यश क्रेता कौन हुआ, जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रह के काम किया। तो जब हम विघ्नों में रह के काम करेंगे तभी हम वसुधा के नेता बन पाएंगे, इस पृथ्वी को अपने अनुसार संचालित कर पाएंगे, इस देश को विश्व गुरु बना पाएंगे। क्योंकि दिनकर जी ने कहा है कि जो लाक्षागृह में जलते हैं वे ही सूरमा निकलते हैं। आज हम कौरवों को याद नहीं करते, हम पांडवों को याद करते हैं, क्योंकि उन्होंने संघर्ष किया था, उन्होंने वनवास भोगा, उन्होंने अज्ञातवास भोगा, वो लाक्षागृह में बच के निकले। आज हम भगवान राम को क्यों याद करते हैं? क्योंकि उन्होंने जो रास्ता चुना था वो मर्यादा का रास्ता था, संघर्ष का रास्ता था। तो मैं आप सभी से भी ये गुजारिश करना चाहूँगा कि हमें आगे बढ़ने के लिए जो रास्ता चुनना है वो हमेशा संघर्ष का रास्ता चुनना है। जैसे ही हम आराम के रास्ते पे जा रहे हैं वो रास्ता कभी भी सही रास्ता नहीं हो सकता। तो आराम को त्याग कर देश के लिए, समाज के लिए और अपने स्वयं के लिए, स्वयं के उत्थान के लिए, अपने आप को जागृत करने के लिए, अपने अंदर की शक्तियों को पहचानने के लिए भी हमें संघर्ष की राह को अपनाना पड़ेगा। क्योंकि जो कंचन होता है, सोना होता है, वो भी आग में तपने के बाद ही निखरता है। जब सोना ठंडा होता है तो उसमें वो निखार नहीं होता जो सोने को तपाने के बाद उसके अंदर निखार आता है। तो समस्त विद्यार्थियों का ये कर्तव्य है कि वो अपने आप को उस सोने की तरह तपाए और अपने निखार को
समाज के हित में, राष्ट्र के हित में काम में लाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सभी ने मुझे यहाँ बुलाया, जयदेव जी और उनकी पूरी टीम का बहुत बहुत आभार, अभिनंदन, धन्यवाद। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मैं मोहित शर्मा जी को आमंत्रित करती हूँ